आपकी उत्सुकता इस वीडियो को देखने में बढ़े, इसलिए ये बात बताने जा रहे हैं कि ये जो नरेंद्र यादव जी बगल में बैठे हैं ना, साक्षात्कार देने के लिए, अपनी इंटरव्यू देने के लिए, पता है आपको किसको हरा करके इन्होंने डीडीसी जैसे पद को हासिल किया है? वो है वर्तमान कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को। वो इसलिए क्योंकि उनका ही क्षेत्र था, जब उनको टिकट दिया गया था तब वो तत्कालीन डीडीसी थी, और जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र से डीडीसी रह करके उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हो, मतलब बन गई हो, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र को बचाने के लिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि मैदान पर उतारा होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। बाकी तो नरेंद्र यादव जी बताएंगे। और उनको हराते हुए जिला पंचायत में पहुंचे हैं नरेंद्र यादव जी। बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे मुमकिन हुआ कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्हीं के लोगों को या उनकी पार्टी के लोगों को हराने का अनुभव कैसा था आपका? बहुत अच्छा अनुभव था और निश्चित ही ये मेरी ताकत यहाँ की जनता और यहाँ के युवाओं से ही संभव हो पाया जो मैं चुनाव जीत पाया। कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बहुत है, विपक्ष में चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल आप विपक्ष में है, बन तो गए हैं डीडीसी, चलती है आपकी? चलेगी, चलाना पड़ता है। निश्चित ही क्षेत्र में जो भी अगर ऐसे कोई मुद्दे हो जो काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐसे काम जो आवाज़ बढ़ाने से बन जाए, ऐसे कामों को लेकर हम क्षेत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। काम कितना हो पा रहा है जिला पंचायत स्तर से पूरे जिले में? देखिए, जिला पंचायत का सबसे रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी मनरेगा, जिसको विष्णुदेव जी के द्वारा उस मनरेगा को मार दिया गया है। क्योंकि निश्चित ही मनरेगा से बहुत से क्षेत्र में काम होते थे, गांव में नाली सड़क निर्माण कार्य होते थे, मजदूरी भुगतान होते थे, लेकिन मेरे ख्याल से मनरेगा का काम अभी के समय में एकदम जीरो शून्य कर दिया गया है आखिरी 1.5 सालों में। हुआ पहले डबरी बनते थे तो लोगों को रोजगार भी मिलता था, आज सभी योजना बंद है, शून्य कर दी गई है योजना को। आप अपनी निधि का खर्चा कैसे कर रहे हैं? क्या काम करवा रहे हैं आप? छोटे छोटे, हमारे निधि में ज़्यादा पैसे नहीं, ओवरऑल मिला के 1 साल में मुझे 30 लाख रुपए मिलेंगे जिला पंचायत में, और लगभग 28 गांव है। तो कोशिश ये है कि हर गांव में छोटा मोटा काम मेरे द्वारा क्षेत्र के लोगों को, जिससे उनका लाभ मिल सके, ताकि मैं उनका काम कर पाऊँ। यहाँ पर किसानों के हालात कैसे हैं? किसान बंधु कैसे हैं? उनके साथ कितना हित हो रहा है, कितना लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में आप 90% ये क्षेत्र सिलफिली क्षेत्र किसानों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ संभाग की सबसे बड़ी मंडी भी यहाँ सुबह लगती है। निश्चित है कि इस क्षेत्र में किसानों का पहले भी बहुत सारा मांग रहा है कि इस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बने, लेकिन किसी कारण से कोल्ड स्टोरेज आज तक नहीं बन पाया। अगर बन जाता तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होती। मंत्री जी कुछ कर रही हैं? अभी तो फिलहाल किसानों से जो जानकारी मिलता है, उनके से जुड़े लोगों से जो जानकारी मिलता है, अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की जा रही। 2 सालों में विकास कितना हुआ है आपके क्षेत्र में? मान लीजिए मेरा उम्र 30 साल है, लेकिन आप यहाँ से जो रास्ता देख रहे होगे NH 43 में, मैंने 30 सालों में इतना बड़ा बड़ा गड्ढे आज तक नहीं देखे। अरे कब संभव हो पाया है? 1.5 सालों में विष्णुदेव जी की सरकार में ही संभव हो पाया। उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, आप तो कांग्रेस से हैं। उससे पहले इतने गड्ढे नहीं हुए थे, रिपेयरिंग हो जाते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि रिपेयरिंग नहीं हुआ। आप ही बनवा दिए होते, आपकी सरकार बना दी होती तो गड्ढे नहीं रहते आज। निश्चित ही ये NH का मामला है और स्टेट का मामला है नहीं, स्टेट हाईवे है नहीं, और राष्ट्रीय राजमार्ग होने के वजह से बजट इसका शायद उस समय सेंसर नहीं हो पाया, और अभी की स्थिति में इन्होंने 1.5 सालों में कोई इसकी बजट के प्रावधान नहीं ला पाए हैं। और डबल इंजन की सरकार भी अपने आप को बोलते हैं, इनके लिए वहाँ तक पहुँचना ज़्यादा आसान है हमारी तुलना में, फिर भी इन्होंने ऐसा कुछ कदम तो नहीं उठाया अभी तक। फिलहाल तो आप कांग्रेस से हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की ही भूमिका अदा करनी पड़ती होगी आपको। अब तक क्या किया है आपने? बहुत से मुद्दे हमने इस क्षेत्र में उठाए हैं। इस सड़क के लिए हमने आंदोलन किया है। बहुत सी क्षेत्र में भूमाफिया, इस क्षेत्र में लगभग जमीन, ये क्षेत्र भूमाफियों के नाम से जाना जाता है। बहुत से मुद्दों को हमने उठाया है। एक आदिवासी पंडों की जमीन 4.5 एकड़ गैर आदिवासी ने अपने नाम से करवा दी, उसका भी केस हम लड़ रहे हैं, और निश्चित ही उसमें भी आने वाले समय में न्याय मिलेगा आदिवासी परिवार को। नरेंद्र जी, मैं अब सीधे मेन मुद्दे पे आता हूँ, जिसकी खोज मैं कर रहा हूँ। हमारा प्रदेश जो है धान का कटोरा है, और धान का कटोरा तब है जब हमारे किसान हैं, और हमारे किसान जब तक फायदे में नहीं रहेंगे, लाभ में नहीं रहेंगे, तब तक धान का कटोरा हमारा ये साख जो है बरकरार नहीं रहेगा।
मैं पूछना ये चाहता हूँ नरेंद्र यादव जी, अभी आपके क्षेत्र में, सिलफिली क्षेत्र में, जो धान के बीज के दाम और खाद की उपलब्धता, दवाइयों की महंगाई कितनी रही है? क्या-क्या दामों में मिले हैं किसानों को? कितनी आसानी से उपलब्ध कराई गई है? ये बताइए। देखिए, आसानी से उपलब्ध तो नहीं हो पाया, किसानों को बहुत परेशान होना पड़ा। आज भी समय ऐसा है कि आप मान लीजिए कि लगभग यूरिया आज ब्लैक मार्केट में 1,000 रुपये बोरी मिल रहा है। जो किसानों को सोसाइटी से मिल जाना चाहिए था, उसके लिए 1,000 रुपये दे के यूरिया की बोरी खरीदनी पड़ रही है, वो भी मिल नहीं रहा है, कालाबाजारी के माध्यम से भी। मतलब ये स्थिति हो गई हमारी छत्तीसगढ़ की। निश्चित ही किसान इससे दुखी है, और मैं तो ये मानता हूँ कि शायद विष्णुदेव की सरकार किसानों को पैसा ही नहीं देना चाहती है। जब जान रही धान ही नहीं होगा, जब खाद ही नहीं देंगे, धान ही नहीं होगा, तो 3100 रुपये किसानों को भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। इस मॉडल में वो अपने आप को लेके चल रही है। मैं इस मसले पे अभी यहाँ भी स्वीकार करते हैं कि बहुत कीमतों में खाद मिल रहा है, बीज भी बहुत दामों में मिला है कि आसानी से कम सस्ते दरों में मिल गया? नहीं नहीं, वो भी सस्ते दरों पे नहीं मिला है। क्या रेट चुकाने पड़े थे एक पैकेट के किसानों को? जो निश्चित ही जो रेट मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा चुकाना पड़ा है। वो अलग अलग धानों के क्या बोलेंगे उसको, प्रकार के हिसाब से इनको चुकाना पड़ा है। निश्चित ही जो रेट दर उनको मिलना चाहिए था कम, उतना समय पे वो नहीं मिल पाया। अच्छा, जब फिर आप मुझे ये बताइए, मैं सरकार को नहीं बोलूँगा, सरकार को बहुत हम लोग अभी पिछले वीडियो में बहुत बोले हैं कि सरकार को चिंता करनी चाहिए, खाद बीज पे जो प्रोडक्शन है, कालाबाजारी को रोकना चाहिए, बीज कंपनियों पर नियंत्रण होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, इस पर हमने बहुत बोला है। चूँकि विपक्ष के नेता हैं आप, डीडीसी हैं, नरेंद्र जी हम ये बोलना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश भर का ये मसला है, जो चर्चा का विषय भी रहा था, विधानसभा में भी चला था कि खाद की उपलब्धता कम है और सरकार को घेरने के काम भी विपक्ष ने किया था। बीज की महंगाई को लेकर के विधानसभा पर चरणदास महंत जी ने कोई आवाज बुलंद नहीं किया, दवाइयों के महंगाई पर कभी बुलंद नहीं किया। क्या विपक्ष की ये भूमिका नहीं थी, या विपक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि बीज कंपनियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाए, उनके दामों पर नियंत्रण रखा जाए? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे किसान हैं और जाहिर सी बात है, ऐसे में कालाबाजारी और स्टॉक करके ऊंचे दामों पर बेचने का खेल चलता रहा है, जिसमें सरकार बेहद खामोश रही है, लेकिन संग संग विपक्ष भी तो खामोश रही है। निश्चित ही हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अपने विपक्ष में बहुत से बातों को और क्षेत्र के किसान के मुद्दों को उन्होंने बहुत गंभीरता से भी रखा है, और हमारे विधायक से जुड़े लोग जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने अपनी बातों को सदन में बहुत अच्छे से रखा है। और निश्चित ही एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने जब आने से पहले बोली थी कि हमको डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि किसानों को मुद्दों को अगर इनको डबल ट्रिपल इंजन की सरकार में भी ये देख नहीं पा रहे हैं कि किसान परेशान है या खाद ला नहीं पा रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कमी छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार बनी है इसका प्रमुख कारण है। विपक्ष को भी तो अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी ना नरेंद्र जी, विपक्ष को भी तो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। देखिए, ठीक है, सरकार, ऐसा कहा जाता है कि सरकार जब खामोश रही पूरे समय में, बरसात के समय में खाद की उपलब्धता करा रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं, कृषि मंत्री जी का स्टेटमेंट था, बीज पर तो कोई बात ही नहीं किया, बीज की महंगाई पर तो बात हुई ही नहीं। पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार खामोश रही और अनुमान लगाया जाता है, लोग कहते हैं कि उनकी साठगांठ रही थी, तो क्या सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लोगों की भी साठगांठ है क्या बीज कंपनियों के साथ? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ कि साठगांठ, जिसकी सरकार है पूरी जवाबदारी उनकी भी है और विपक्ष की भी जवाबदारी है कि अच्छे से बातों को रखे ताकि किसानों को इसका लाभ भी मिल सके। आप मानते हैं कि इन मसलों पर कहीं ना कहीं विधानसभा में विपक्ष फेल रहा है? खाद यूरिया के मामले में तो विपक्ष मुखर रही है। मैंने जितने भी विधानसभा के सत्र देखे बहुत प्रमुखता के साथ नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बातों को रखा और माननीय भूपेश बघेल। बीज का मसला गायब था क्या? आप लोगों को खबर नहीं थी क्या? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक नहीं थी क्या कि बेहिसाब कीमतों में बेचा जा रहा है बीज? खबर थी, इस क्षेत्र में भी किसानों की ये समस्या थी, शिकायत भी थी और हमने इसको दूर करने का प्रयास भी किया, लेकिन जवाब यही आता था कि ऊपर से ही महंगा
बीज की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। और 3 साल में साहब, 3 साल पहले पान धान का जो रेट किसानों ने बताया लांजीत में, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, विक्रेता भी बता रहे थे और क्रेता भी बता रहे थे, 600 से 700 रुपए पर पैकेट था। आज 1400-1500 में इस बार बेचा है। अब ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार के पास या कंपनी के पास कि डबल दामों में बेचना पड़ रहा है? प्रोडक्शन इतना महंगा हो गया। महाराज साहब ने कभी इन मुद्दों पर मैंने नहीं सुना आवाज बुलंद करते हुए, ना कोई गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। 2 साल हो गए, विपक्ष के कोई ऐसे आंदोलन देखने को नहीं मिले हैं, या आंदोलन लायक मुद्दा नहीं है, चला रही है विष्णुदेव साय सरकार और सब खुश हैं, विपक्ष को सोना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। महाराज साहब निश्चित ही क्षेत्र सरगुजा के लिए काम कर रहे हैं और आज ही उनका इंटरव्यू पत्रकार साथियों के साथ रामगढ़ के पहाड़ के विषय में हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है कि जल जंगल जमीन की क्या महत्व होता है, इनको उन्होंने बताया भी है। और निश्चित ही उन्होंने ये भी बताया कि जो डबल इंजन की सरकार है, कैसे अदानी को हमारा सरगुजा उखाड़ने का काम दिया जा रहा है, इस बात को उन्होंने अपने तरीके से आज बताया भी। विपक्ष जो है, चाहे भूपेश बघेल जी हों, चरण दास महंत जी, तो बहुत कम इस तरह से प्रखर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में, बहुत कम स्टेटमेंट आते हैं। जितना प्रखर और प्रमुखता से बातें रखने में माहिर हैं भूपेश जी हैं, महाराज साहब भी हैं, रखते हैं। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ, किसानों के मुद्दे पर वो नहीं बोल पाते हैं। और आप सबको भी लगता होगा कि ये खाद बीज और इनकी दवाइयों के और महतारी वंदना के स्वास्थ्य शिक्षा पर दिनेश क्यों बोलता है, खाद बीज पर क्यों बोलता है? लेकिन खाद बीज पर इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं और किसान का दर्द भली भांति जानते हैं। तो किसानों की बात होनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष के लोग ना करें, विपक्ष के लोग भी ना करें, तो हमारा दायित्व तो बनता है। तो महाराज साहब अब लगता है कि एक्टिव मोड पे आ रहे हैं। 2 साल तक सोए हुए थे सरगुजा में, खासतौर पर सरगुजा की बातों को लेकर के। महाराज साहब सोए तो नहीं है, जगे हुए हैं। और महाराज साहब के आप मान लीजिए कि हम लोग ही, महाराज साहब तो बरगद पीपल का वृक्ष है, हम तो उनके टहनी के रूप में हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उनकी बातों को हम क्षेत्र में पहुंचाते हैं और हमारा दायित्व है कि महाराज साहब से जो भी उनका किसानों से जुड़ा मुद्दा हो या उनकी बातों को हम क्षेत्र में लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा दायित्व है। कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे 18 में, 23 में पराजय हो गई, मनोबल कहीं टूट तो नहीं गया? अब नहीं, महाराज साहब का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता और निश्चित ही हम वापसी करेंगे और यहाँ के पूरे सीटों पे महाराज साहब के नेतृत्व में पूरे सीटों पे फिर से कांग्रेस आएगी। आपके क्षेत्र में सिलसिले में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं? यहाँ युवाओं को ज्यादातर रोजगार के अवसर खेती किसानी से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ सरकार की तरफ से कोई नीतियां आनी चाहिए, कोई पॉलिसी आनी चाहिए, कोई योजना बने, ऐसा योजना बनना चाहिए क्षेत्र के लोगों के लिए। आपके क्षेत्र में बेरोजगार युवा हैं या सब सक्सेस हैं? हमारे क्षेत्र में बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे युवा भी हैं और बहुत ही जानकार युवा हैं। लगभग यहाँ पर सभी परिवार से जितने भी परिवार के युवा, खेती बाड़ी, सब्जी मंडी होने की वजह से लगभग काम मंडी के माध्यम से यहाँ पर रोजगार किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने हमें वक्त दिया। आप अपने क्षेत्र में विकास अच्छा करिए, जो भी बजट है हर गांव में पहुंचाने का प्रयास करिए। करप्शन में इन्वॉल्व आप मत होइएगा, करप्शन हो रहा हो तो उसकी आवाज बनेंगे। निश्चित ही क्षेत्र में ऐसा कोई भी काम होने नहीं देंगे, ताकि इस क्षेत्र का नाम भी मान भी बढ़ाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नरेंद्र यादव जी, सूरजपुर जिले के क्षेत्र क्रमांक 3 के जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में। इन्होंने हराया है कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी के क्षेत्र में बीजेपी को। और इनसे की गई बातचीत का वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को शेयर करिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे सहयोगी दीपक ध्रुवे के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।